सो डियर स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक ऐसी टॉपिक है जो हर क्लास में, मतलब मेरे कहने का मतलब क्लास 10th में, फिर 12th में और BSc तक में से पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है क्लास 10 फिजिक्स। ओके, तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या करने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन of light through a rectangular glass slab। rectangular glass slab। ओके, तो बायोज्योमेट्री मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, ये हुआ हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सपोज किया कि ये लाइट रे एंटर कर रही है, ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, ओके स्टूडेंट, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो हम क्या करते? ये लाइट रे क्या होती, अपने इसी पाथ को फॉलो करते हुए सीधे क्या हो जाती है? पास आउट हो जाती है। ओके स्टूडेंट, जब आप इसे ज्योमेट्री में बनाएंगे तो आपकी पूरी कोशिश क्या रहेगी कि ये लाइन क्या हो, पूरी तरह से स्ट्रेट हो। राइट स्टूडेंट? तो अब क्या होता है, देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, आप इसे देख सकते हैं। जब भी आप इसे टेबल पे इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसे रखेंगे? एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे आप प्लेस करेंगे। ओके, और नीचे क्या होगा? ड्राइंग पेपर होगी और आप पिन का यूज़ करके इसमें इस पूरे रे डायग्राम को बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये है आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसकी थिकनेस कई पतली भी आती है और मोटे भी आती है, आप कोई भी थिकनेस यूज़ करें लेकिन रिजल्ट आपको क्या है, सबसे सेम मिलता है। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि अगर ये इंसिडेंट पे, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट क्या होती, इसी पाथ को फॉलो करते हुए पास आउट हो जाती है। ओके, बट इस फेस पर क्या होगा, इस फेस पर क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मल है वो ये बताएगा कि जब एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में, राइट? तो एयर से किस में गया, डेंसर में गया, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं इंसिडेंट एंगल I1, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम मान लेते हैं R1। क्या सपोज कर लें? R1 सपोज कर लेते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर भी मुझे नॉर्मल लेना पड़ेगा क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये ग्लास से अब किस में जा रही है, एयर में, यानी कि यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक फर्स्ट फेस पर, इसे मान लेते हैं AB, फर्स्ट इंटरफेस, एंड सेकेंड इंटरफेस को मैंने मान लिया CD। तो जो सेकेंड रिफ्रैक्शन है वो किस पे हो रही है, CD पे हो रही है। ओके, अब क्या होता है, विद प्रैक्टिकल ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये जो लाइट इमर्जेंट रे है वो ठीक क्या होगी, इस वाली लाइन के ठीक क्या होगी, पैरेलल होगी। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगी, एकदम ठीक एक दूसरे की क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके स्टूडेंट, एनी डाउट? जब आप इस एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में तो आप ऐसा होता हुआ देखेंगे कि ये जो इमर्जेंट रे है इसे हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। ये जो इमर्जेंट रे है वो इस डॉटेड लाइन जो मैंने वर्चुअल लाइन बनाई है उसके ठीक क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ ये जो हमारा सेकेंड इंटरफेस है CD, वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने सपोज किया I2 और एंगल ऑफ इमर्जेंट है, फिर भी मैं उसे क्या मान रहा हूँ, R2। ओके स्टूडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के तौर पे टेंशन टू रेयर। एनी प्रॉब्लम? आप यहाँ पे E भी सपोज कर सकते हैं, हायर क्लासेस में वहाँ पर E रिप्रेजेंट किया जाता है, डजंट मीन ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे पास दो इंटरफेस
हम कह सकते हैं एयर है, ये म्यू1 हुआ, इसे हम क्या मान लेते हैं म्यू2। फिर एयर है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गई म्यू1। और आप जानते हैं कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है 1 होती है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कहते हैं 1, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम चाहें तो म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे वैल्यूज आपको पता है, ओके। यानी कि बाई स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस, हम क्या लेना चाहते हैं एट इंटरफेस AB पर हम क्या यूज करेंगे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो इंटरफेस AB पर क्या होगा, देखिए एयर से किस में जा रही है ग्लास में जा रही है, हम यहाँ लिखेंगे 1 म्यू2। फर्स्ट मीडियम से किस में जाएगी सेकेंड मीडियम में, क्या कहते हैं फर्स्ट ऊपर और सेकेंड क्या हो गया नीचे। अब क्या होगा sin I1 अपॉन sin R1 म्यू2 अपॉन म्यू1। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं म्यू1 sin I1 इज इक्वल टू म्यू2 sin R1। ओके स्टूडेंट, अब आप इसे इक्वेशन नंबर क्या है 1 सपोज कर लीजिए। फिर आगे एट इंटरफेस कहाँ की बात करेंगे CD, और फिर से आप क्या यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। ओके स्टूडेंट, और स्नेल्स लॉ जब यूज करेंगे तो फिर से आपका रिजल्ट क्या है ग्लास से जा रहा है एयर में, तो सेकेंड मीडियम से इसमें गया फर्स्ट मीडियम में फिर से। ओके, आप देख सकते हैं साइन यहाँ पे क्या होगा I2 अपॉन क्या हो जाएगा R2, ये हो जाएगा साइन I2 अपॉन हो जाएगा साइन R2। ओके स्टूडेंट, फिर से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आप क्या लिखेंगे म्यू1 अपॉन म्यू2, राइट स्टूडेंट। फिर आप इसे सॉल्व कीजिए, लिखेंगे म्यू2 साइन I2 इज इक्वल टू म्यू1 साइन R2। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे समझने वाला टर्म क्या है कि अब हम इसे इक्वेशन नंबर क्या मानना चाहते हैं 2। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। फर्स्ट फेज पर आपका इंटरफेस के रिफ्लेक्शन का ये रिजल्ट हुआ, और ये हुआ आपका सेकेंड सरफेस पे सेकेंड इंटरफेस पे बाय द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ ये रिजल्ट आपको मिली। अब इसे हम क्या करेंगे इंटरप्रेट करेंगे। क्या करेंगे इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के लिए वैल्यूज हम क्या करेंगे पुट करते हैं। तो वैल्यूज में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2, या हम इसे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R2, राइट। फिर लाइकवाइज इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें मिलेगा वी गेट, क्या मिलेगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे म्यू1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, और म्यू इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू इंटू साइन I2 इज इक्वल टू साइन R2, या फिर म्यू इज इक्वल टू साइन R2 बाई साइन I2। ये इक्वेशन 3 माने, और इस इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे एक चेंज मैंने किया है, मैंने क्या किया है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 को मैंने सपोज कर दिया है म्यू, राइट। ये रिजल्ट हमारे सामने आया है। ओके स्टूडेंट, ये क्या शो करता है, ये दिखाता है कि अगर हम इसे थोड़ा सा और इंटरप्रेट कर दें इस रिजल्ट को फ्रॉम
इक्वेशन 3 and 4 we get, राइट। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे केस में हमें रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ पर जो रिलेटिव टर्म है कि अगर हम इसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा मेन फोकस क्या है इक्वेशन 3 और 4 के टर्म में, कि ये जो दोनों लाइन है वो क्या है, पैरेलल हो गई, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो I1 है वो किसके इक्वल हो जाता है, R2 के इक्वल होगा। यानी कि हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट है हमारा वो उस रिजल्ट को क्या कर जाए, बेसिस कर जाए, या उसको हम क्या करते हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिजल्ट को और आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 से हमें जो रिजल्ट मिला उसमें है R1 यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या होगा, R1 हो जाएगा। फिर ये जो रिजल्ट है हमारे पास साइन R2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन I2, ये एक रिजल्ट शो करता है। ये इस रिजल्ट का यूज हम किसमें करते हैं, ओनली फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द एनी न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे इंटरप्रेट करेंगे, अपने किसी यूजफुल रिजल्ट की तरफ इसे हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ इक्वेशन 3 जो हमने फाइंड आउट किया वो कहाँ से आया है, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1। ओके स्टूडेंट, फिर इसे और सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मैंने यहाँ पर क्या कंपेयर करके इस रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। अब देखिए ये जो रिजल्ट हमारा मिला हुआ है इक्वेशन नंबर 5 के टर्म में, इस रिजल्ट से हम क्या करने वाले हैं, जरा आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये जो लाइन AB है और ये लाइन हमारी जो CD इंटरफेस, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से देखेंगे कि सिंस AB पैरेलल टू CD एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2। ओके, ये देखिए I1 जो है R2 की क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये जो हमारा R1 है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे सारे स्टूडेंट प्लीज, ये R1 I2 के इक्वल हो गया, R1 इक्वल हो गया I2 के, आई एम सॉरी स्टूडेंट, R1 जो है I2 की क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जब ये इक्वल हो गया तो देखिए ये R1 है और ये क्या है, I2 है। इस बेसिस पर हम लिख सकते हैं साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2, ये हो गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया 10 साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, ये रिजल्ट हमें मिला। और ये क्या देता है कि एंगल I1 इसके इक्वल हो गया, एंगल R2 के इक्वल हुआ। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमें क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, यहाँ से मुझे रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ER, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, ये हमारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं। अब वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। ये पूरा टर्म, ये पूरी जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाई आपको, ये जो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरा कंसेप्ट किस पर है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो देखिए ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा रखी है, यही क्या है आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। ओके स्टूडेंट, मैं सीधा कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यही आपका क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है बाय द ज्योमेट्री, इस वैल्यू की क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट,
प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। क्या यहाँ पे सबसे समझने वाली बात है कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है। क्या ये परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। ओके, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि in fact this is the perpendicular, ठीक है, separation between IR and ER। ओके स्टूडेंट, आई होप ये सारे एक्सप्लेनेशन को आपने नोट किया, समझा भी होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे वन बाय वन क्या करें, पूछ लें। ओके स्टूडेंट।